नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और राहुल का खौफ अब इस कदर मोदी एंड कंपनी के दिमाग में भर चुका है कि मोदी पहली बार 25 साल का जश्न मनाने की तैयारी हो रही है ना। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर 25 साल का। इस 25 साल के सफर में पहली बार नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के, कथित दोस्तों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी दोस्तों को कांख में दबा के चलते थे, जैसे बाली रावण को कांख में दबा के 6 महीना घूमा था, वैसे ही कांख में दबा घूमते थे। कभी भी दोस्तों के साथ, दोस्त मतलब अलाइज, गठबंधन के सहयोगी, पार्टनर्स, कभी भी मोदी का ये रिकॉर्ड रहा है, कभी भी उनके साथ बराबरी का संबंध तो छोड़ दीजिए, सम्मानजनक संबंध भी नहीं रखा। फोटो फ्रेम में आने के लिए आप कई मौके देखेंगे। फोटो फ्रेम में मोदी ने अगर कभी कॉल कर लिया कांग्रेस के विपक्ष के डर से कि चलो आज सारे एनडीए के साथ ही इकट्ठा हो जाते हैं, तो फोटो फ्रेम में आने के लिए तरसते हैं लोग कि मोदी के फोटो फ्रेम में हम घुस गए हैं। ये एनडीए पार्टनर्स की स्थिति है। आज राहुल का खौफ इस कदर है कि मोदी को ये घबराहट हो रही है कि एनडीए टूट जाएगा। एनडीए को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का संदेश जा रहा है दिल्ली से सीएम को, घुटने टेक दो भाई, हाथ जोड़ लो, बुलाओ, उनको समझाओ, मनाओ, खुश रखो, उनकी डिमांड पूरी करो, बस कैसे भी सरकार चल जाए, चलती रहे। बौखलाहट बीजेपी में इस कदर कि जिनको गोदी मास्टर स्ट्रोक या बड़े फैसले के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, दरअसल वो सब भारतीय जनता पार्टी के ब्लंडर्स का कबूलनामा है। वो कबूल रहे हैं कि कौन पेपर लीक कौन करता है, किसके सरकार में होता है, हमारे। पेपर लीक हो लगातार होता है हमारी सरकार में। पेपर लीक हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करते हैं हम। किसके दबाव में करते हैं? राहुल गांधी के दबाव में करते हैं। ये सब भाजपा जाने अनजाने एक्सेप्ट कर रही है। और मैं अनजाने नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जानबूझकर एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मोदी और शाह की जोड़ी जो है, हमेशा माना जाता था कि ये जोड़ी ऐसी है जो हमेशा 5-6 रास्ते खोल के रखती है। 5-6, इधर के रास्ते में दिक्कत है, बारिश हो रही है, इधर चल दो, इधर के रास्ते पे धूप ज्यादा है, इधर चल दो। अब सारे रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता खुला हुआ है, जिस रास्ते पर लौट करके चलना होता है। कई बार आप देखते हैं ना, मन्नत पूरी होने पे आदमी लौट लौट के जाता है, रेंगते हुए जाता है। तो सिर्फ एक रास्ता खुला है जिस पे रेंगते हुए बीजेपी जा रही है, पग पग पर घुटनों के बल जा रही है, अपने पंजों पे नहीं, घुटनों पे जा रही है। भाव को लाइए, आपको मैं खबर दिखाऊं। ये भूमिका हो सकता है लंबी हो गई हो, स्वागत है भाव, लेकिन यही हकीकत है बीजेपी के बारे में आज की तारीख में। मैं राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाता हूं, यहां से शुरू करेंगे तो पूरा सीक्वेंस में रास्ता हम लोग तय कर पाएंगे, रेंगने वाला रास्ता बीजेपी का। महाराष्ट्र के छात्रों ने एक और लड़ाई जीत ली है, एक लड़ाई जीत ली है। एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई। ये खबर गोदी नहीं चलाए हैं कि एक और भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई, पेपर लीक एक्सेप्ट कर लिया। यह सरकार की मेहरबानी नहीं, उन छात्रों की जीत है जो मार्च में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद से डटे रहे। कब एग्जाम हुआ था? मार्च में। तब से, ये तब से नहीं माने। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीना बाद दबाव झेला, ताने सुने, महीनों इंतजार किया, पर आवाज उठाना नहीं छोड़ा। अब आप सब पर गर्व है। याद रखिए, एक परीक्षा रद्द होना जीत है, न्याय नहीं। जब तक लीक कराने वालों को सजा नहीं मिलती, यह लड़ाई अधूरी है। फिर देखो, लकड़ी दे दिया। आगे और लड़ाइयां हैं, और हर एक में आपके साथ हूं मैं। हमें
इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ताकि हर बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा बेहतर हो और मेहनत का दाम हर किसी को मिले। एक क्लिप चलाइए, पुणे में राहुल के मंच पर एक बच्ची आई थी, वो क्लिप चलाइए, आगे कनेक्ट होगी ये क्लिप। ये ऐसे ही ट्वीट नहीं किया है, इस क्लिप की वजह से ट्वीट किया। I am शरयू चोपड़े and I'm pharmacist. And आज यहाँ पर मैं सारे MPSC एस्पिरेंट की आवाज बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। MPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो MPSC ने डिनाई कर दिया। फिर FDA कमिश्नर और MPSC को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी CID के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज MPSC हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो MPSC देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब, हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस, बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड D ग्रेड में है। ठीक है, मोदी जी, कपड़ा न बची है तुम्हारा। इसमें आशीष जी क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि पेपर लीक हुआ, इसके प्रूफ बच्चों ने दिए, उसके बाद भी पेपर का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद भी मेरिट लिस्ट आउट हुई, उसके बाद भी इंटरव्यूज हुए और उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ। ये प्रोसेस कब हुआ? पेपर लीक की खबर कंफर्म होने के बाद। एक कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सारी चीजें जो है वो उसमें इन्वॉल्व था। जो वो लड़की कह रही है कि गुजरात में फरार है, बिल्कुल फरार होगा। अब 2 प्रकार की एग्जाम्स होती है आशीष जी। एक होती है बच्चों की एग्जाम्स जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज उसके लिए होती है। एक होती है भर्ती परीक्षा, टीचर्स की भर्ती परीक्षा, पुलिस की भर्ती परीक्षा और ये फार्मा की भर्ती परीक्षा। ये विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सीधे नौकरी से जुड़ाव होता है और जिस डिपार्टमेंट में भर्ती परीक्षा निकलती है उस डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम, मिनिस्टर से लेके नीचे प्यून तक, जैसे दिवाली में लोग बोनस का इंतजार करते हैं वैसा भर्ती परीक्षा का इंतजार करते हैं। मैं आपको अभी रेट बताता हूं। अभी प्रोफेसर, लेक्चरर और प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट है अभी, उसका 1 से 1.25 करोड़ का रेट है महाराष्ट्र में। वो छोड़िए, यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर हो गया, उसकी एग्जाम हो गई, उसके रिजल्ट आ गए, उसके इंटरव्यू हो गए, उसमें भी वो सब पास हो गए, उनको लेटर मिलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो लेटर नहीं निकलते 2-2 साल, 3-3 साल। इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि मैं एक व्यक्तिगत रूप से मेरा केस, और मैं जब बोला तो मुझे वो जो उदय सामंत है, जब वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे तब का केस है ये।
तो वो बाद में नए मंत्रिमंडल में वो इंडस्ट्रीज में वो मिनिस्टर हो गए। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि वो अधिकारी ही करप्ट है, मैं क्या करूं, मेरा इसमें अशोक जी कोई लेना देना नहीं है। और ये और किसी के साथ नहीं हुआ आशीष जी, ये मेरे सगे छोटे भाई के साथ हुआ। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है। हम्म, आपको इंक्वायरी भेजते हैं, आप सारे कागज जमा करते हो, तो भी आपको प्रताड़ना होती है कि आप आइए। टेक्निकल डायरेक्टर कोई वाघ करके था, अभी यूपीएससी में है वो, हाँ तो बताइए। जाएगा ही वो। हाँ, यूपीएससी में। और वो वाघ को मैंने पर्सनली कहा कि आप क्यों प्रताड़ित करते हैं, कोई कमी हो तो कॉलेज बंद कर दीजिए, कोई कमी हो तो कॉलेज बंद कर दीजिए। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वो नहीं। महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलेज है वसंतराव नाइक, जो परिवार है, जिनका परिवार से अभी एक मंत्री है कैबिनेट में, उनके कॉलेज को तक नहीं छोड़ते। जब मैंने भी कहा कि मैंने ना वो क्या उसको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि वो मेरा छोटा भाई है, अरे नहीं नहीं अशोक जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर भी उसे मुंबई बुलाया। विदर्भ के आदमी को मुंबई जाने के लिए एक प्रिंसिपल को 3 दिन लगते हैं, आना जाना, एक दिन का अटेंडेंस। कॉलेज के ऊपर फाइनेंशियली पैसा वो लगता है। जब वो गया मेरा छोटा भाई, तो उसको 4 घंटे बिठा के रखा। उसके साथ जो अकाउंटेंट गया था उसको अंदर बुलाया और उसको बोला कि मैं तो पैसे छोड़ दूंगा, मंत्री थोड़ी छोड़ता है, उदय सामंत को तो पैसा चाहिए, उसको 20,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, और 20,000 रुपए लिए। मतलब मंत्रियों के कॉलेज को नहीं छोड़ते ये स्टाफ। तो उदय सामंत ने मुझे कहा कि वो भ्रष्ट है, मैं क्या करूं, मैं जानता हूं लेकिन टेक्निकल डायरेक्टर को निकाल नहीं सकते, प्रॉब्लम है। फिर उदय सामंत ने उसको खूब डाटा कि तुमने अभी तो मैं मेरे पास तो मंत्रालय नहीं है, लेकिन तुमने पुराना पैसा ये बोल के लिया कि मंत्री को देना है, कौन सा पैसा मैंने तुमसे मांगा। ये वस्तुस्थिति है। और देवेंद्र फडणवीस इससे साफ नहीं बच सकता। हीरा ऐसे कटता है तो कैसे सब हो में जाएगा? बचता है। राजा का इकबाल नहीं सोता इस है। एग्जाम में बताइए, जब आपके पेपर लीक का खबर आ गई, हम्म, उसके बाद भी आप एग्जाम के रिजल्ट भी अनाउंस करते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू भी लेते हैं, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट भी अनाउंस करते हैं, सिलेक्टेड उम्मीदवार की लिस्ट अनाउंस करते हैं। 6 महीने में सारा प्रोसेस पूरा करते हैं, मालूम होते हुए पेपर लीक हो गया, और 6 महीने बाद आप पेपर लीक का सारा रद्द करते हैं। ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हैं, इसीलिए कोई कि नहीं आप इसमें, पे कोई प्रेशर है, मंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं, सब मिले हुए हैं। इसीलिए जेनजी का प्रेशर है। और यदि ये जेनजी का प्रेशर नहीं होता, ये लड़की नहीं बोलती, वो लोग प्रोटेस्ट 6 महीने तक थक जाते, पहले प्रोटेस्ट बंद कर जाते, तो उसी पेपर लीक से निकले हुए उम्मीदवार आज वहां नौकरी कर रहे होते। आज राहुल के मंच पे बात नहीं आई होती तो इसमें कुछ नहीं होता। मैं आगे जरा चलता हूँ, बिल्कुल। खबर दिखाऊं हुआ क्या, ये तो आपने देख लिया ना। अब आगे जरा पवन खेड़ा का ट्वीट लाइए, पवन खेड़ा का ट्वीट लाइए। हम हर दिन भारत के अलग अलग हिस्सों से छात्रों की जीत की खबर सुनते हैं। यह सामूहिक कार्रवाई और शांतिपूर्ण विरोध के महत्व को फिर से मजबूती से साबित करता है। लेकिन इन जीतों से हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये जीतें हमें तब तक संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित करनी चाहिए जब तक कि न्याय न मिल जाए और इन अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह न ठहराया जाए। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत के युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब राहुल गांधी तो खड़े हैं, हुआ क्या नतीजा अभी भी हो सकता है क्लियरिटी ना हो। इस परीक्षा को कैसे रद्द किया गया और पूरा डिटेल अब समझिए आप, तब समझिए कि 6 साल से कौन बचा रहा था। क्या इसमें मुख्यमंत्री, क्या सरकार, और गुजरात में फरार, ये कौन है लोग पेपर लीक करने वाले, कौन है इनका आका? वही जो पूरे देश का आका बन रहा है। लाओ भाई हेडलाइन लाओ। महाराष्ट्र में पेपर लीक की पुष्टि, ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट चयन की पूरी प्रक्रिया रद्द। पूरी प्रक्रिया रद्द हुई राहुल के जाने के तत्काल बाद। आगे चलिए खबर अच्छा के भीतर। आशीष जी, एक मिनट। हम्म, ड्रग हम्म, इंस्पेक्टर ये ऐसी पोस्ट है हम्म। जिसमें भयावह करप्शन होता है। भयंकर 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 भयंकर, मतलब भयंकर। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद वो करोड़ों में महीने का कमाता है।
जब सब इस देश में सारे टॉप टू बॉटम नंबर 2 ही की कमाई में लगा हुआ है, सत्ताधारी पार्टी, वो नाजायज कमाई नहीं थी क्या इलेक्टोरल बॉन्ड? वो चंद्रचूड़ बचा के चला गया, वो सबसे बड़ी नाजायज कमाई भाजपा की थी, नरेंद्र मोदी की थी। तो ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर के प्रधानमंत्री तक जब नाजायज कमा रहे हैं, बिल्कुल। महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एमपीएससी ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी पदों के लिए चल रही पूरी भर्ती प्रक्रिया को बुधवार 26 अगस्त को रद्द कर दिया। यह फैसला 22 मार्च 2026 को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच में सामने आए निष्कर्षों के बाद में लिया गया। आयोग ने अब इस पद के लिए नई परीक्षा कराने का फैसला लिया है। अब जरा खबर के भीतर चलते जाइए, इसमें बहुत चीजें समझ में आएंगी एक करके। ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती के लिए विज्ञापन 29 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। 2025 में 29 जुलाई 25 को विज्ञापन जारी हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बाद एग्जाम हुआ। ठीक, एग्जाम 8 महीने बाद। उसके 22 मार्च 26 को महाराष्ट्र के 6 संभागीय मुख्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई। 12 जून को मार्च में आया, अप्रैल, मई, जून, जो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद 12 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट घोषित करने से पहले पेपर लीक पता था। इसके बाद 506 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए योग्य पाया गया। जो पाया गया, इनमें से 488 उम्मीदवारों ने 1 से 22 जुलाई के बीच इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू इंटरव्यू के दिया। बाद एमपीएससी ने 488 उम्मीदवारों की अस्थायी सामान्य मेरिट सूची भी जारी कर दी। 485 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए योग्य, 3 अयोग्य हुए। इस बीच परीक्षा को लेकर शिकायतें सामने आने लगी। यहीं पर ये झूठ है। परीक्षा है। को लेकर शिकायत जब पेपर हुआ था तभी से आ गई थी, तभी से आ तब रही से 6 महीने से बच्चे बता रहे हैं 22 से 26 जुलाई के बीच ईमेल के जरिए शिकायतें मिली। कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और सवाल मिल गए थे। शिकायतों में कहा गया था कि प्रश्न पत्र या प्रश्नों की सामग्री परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई थी। 27 जुलाई को मुंबई पुलिस आयुक्त से जांच कराने का अनुरोध किया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने प्रारंभिक जांच की और अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी। आगे चलिए। मामले को लेकर अब राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने पूछा है, यदि पेपर लीक की जानकारी थी तो तत्काल एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार के कोचिंग क्लास संचालक के इस पेपर लीक के पीछे होने की बात सामने आई। देशपांडे के मुताबिक उसे नोटिस दिया गया था लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया, बाद में फरार हो गया, वही जो गुजरात में फरार है। यह आरोप फिलहाल राजनीतिक नेता के दावे के तौर पर सामने आया है। पुलिस जांच के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार है। चलिए आगे। ये नंदुरबार जिला जो है वो गुजरात के बॉर्डर पे है। अब देखिए उपलब्धियां फडणवीस की देख लीजिए भाऊ, उपलब्धियां। यहां नौकरी के लिए पेपर लीक नहीं होता। महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10वीं की गणित पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्रश्न पत्र जो है ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहले ही उपलब्ध होने की शिकायत आई। एफआईआर के मुताबिक पार्ट 1 का पेपर 5 मार्च और पार्ट 2 का 6 मार्च को टेलीग्राम चैनल पर साझा किया गया था, जबकि परीक्षाएं 6 और 9 मार्च को हुई। पुलिस ने मामला दर्ज के जांच शुरू की। हालांकि बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष ने यह संभावना भी जताई कि यह माता पिता से पैसा ऐंठने वाला घोटाला हो सकता है। गणित परीक्षा फरवरी में नागपुर में महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा के दौरान छात्र के मोबाइल में परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र मिलने के बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने एसआईटी बनाई, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। रिपोर्ट में फिजिक्स के पेपर सामग्री भी मोबाइल में मिलने की बात सामने आई। गणित, फिजिक्स, आगे चलिए। शिक्षा के क्षेत्र में संघ और भाजपा की देखिए कितना तरक्की करने वाला मिशन है। टीटी जून में महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी का पेपर लीक हुआ। 28 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। पुलिस ने भिवंडी में आरोपियों को पकड़ा। जांच आगे बढ़ी। जांच में कथित मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आई। पुलिस ने बड़े नेटवर्क से जोड़ के जांच की। बाद में यह भी सामने आया कि कथित गिरोह का अगला निशाना असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो सकती है। उसके बाद देखिए एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा। अब हटा ही दो इसको, अब सब हटा दो, अब सब हटा दो। ये सोचिए महाराष्ट्र है, ये इसी साल, ये 2026 आधा बीता है ना, अभी 8 महीना 8वां महीना चल रहा है।
8वें महीने में आपके पास 4-4, 5-5 पेपर लीक की खबरें हैं। ये है इस सरकार की हकीकत। अभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी घुटने कैसे टेक रहे हैं, वो अभी आगे है, इसी से जुड़ा हुआ है, राहुल नहीं, की ही इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है। आशीष जी एक बात और है, हुँ, एक बात और है कि सरकार काम करती है। हुँ, पेपर लीक होने के बाद तुरंत कॉग्निजेंस लेती है। हुँ। लेकिन ये ड्रग इंस्पेक्टर वाली जो एग्ज़ाम थी, वो 6 महीने तक पेपर लीक हुए ये बोलने के बाद भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अनाउंस किए। उसके बाद भी मेरिट लिस्ट अनाउंस की। उसके बाद भी इंटरव्यू किए। उसके बाद भी योग्य अपॉइंटमेंट के लिए योग्य की सूची जाहिर हुई। ये सब पेपर लीक हुए इसके बाद क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी सिस्टम पेपर लीक होने में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व थी। हाँ, हाँ, एक-एक हर चीज़ है। मैं पेपर लीक। हाँ, मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ता इसमें। हुँ, इसमें मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हुँ। इसीलिए मालूम होने के बावजूद भी ये बेशर्म और निर्लज्जता से बच्चों की बातों को अनसुनी कर रहे थे। लेकिन जब ये मामला जेएनजी तक पहुँचा और उस दिन ये मामला जब उस राहुल गांधी के साथ उन्होंने कहा कि हमको उनको लगा ही कि जेएनजी का कहीं दूसरा आंदोलन मुंबई में नहीं हो जाए। हुँ। अब जाके आपने रद्द कर दिया और एहसान देखो सरकार के कि फिर से परीक्षा होगी और जो पुराने आवेदनकर्ता थे, जो रद्द हुई परीक्षा में जिनने आवेदन किया, उनसे फीस नहीं ली जाएगी। फीस नहीं ली जाएगी मतलब कौन देगा तुमको फीस? मज़ाक समझ लगा के रखा है देवेंद्र फडणवीस, एहसान कर रहे हो तुम लोगों पे। तुम्हें तो उनको आने-जाने का खर्चा भी देना चाहिए, रहने का खर्चा भी देना चाहिए। आशीष 4 डिविजनल सेंटर है। अमरावती है, संभाजीनगर है, पुणे है, मुंबई है, 4-5 जो डिविजनल सेंटर है। शायद कोंकण को भी अलग डिवीजन दिया है। 6 अब डिवीज़न। आपको यदि रिमोट जगह से जाना होगा अमरावती तो उसको 2 जिले क्रॉस करके 3 जिले क्रॉस करके जाना पड़ता है। बस का टिकट लगता है 300-300 रुपए। वहाँ जाता है तो उसको कहीं न कहीं एक छोटे से धर्मशाला तो होती नहीं है, हमारा विदर्भ में इतनी धर्मशालाएँ तो है ही नहीं। कोई तीर्थ क्षेत्र तो है ही नहीं। वहाँ सड़े से लॉज में भी आज रखोगे तो 4-500 रुपए का खर्चा आता है। फिर उस सेंटर तक जाना लोकल ट्रांसपोर्ट से। एक एग्ज़ाम एक परिवार को 2 से ढाई हज़ार रुपए खर्चा देता है मिनिमम एक बच्चे को। खाना, रहना, वो कौन देगा? और ये बात आपने जब आपको नोटिफ़िकेशन निकालने के बाद 8-8 महीने लगते हैं एग्ज़ाम लेने में। और मार्च 2025 से लेके 26 तक 2 साल तक कई बच्चे तो उनकी उम्र उसमें से निकल गई होगी, एग्ज़ाम देने की उम्र से निकल गई होगी। वो एज बार हो गए होंगे। उनके साथ क्या करोगे जिनका एज बार हो गया वो? दूसरी बात एक महत्वपूर्ण मैं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आशीष जी। हुँ, जो लड़का फार्मा की फाइनल एग्ज़ाम देके निकला, वो पूर्ण रूप से एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करता है, सब उसके ज़हन में होता है और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है। ठीक है? और एक लड़का 2 साल पहले एग्ज़ाम दे चुका है, 2 साल के स्ट्रगल के बाद वो फिर पढ़ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो नया कॉलेज से निकला हुआ बच्चा और 2 साल गैप वाला बच्चा, इसके बीच में आप देखोगे तो जो नया बच्चा निकला है पूरा क्लियर करता है। और यहाँ पे क्या है? मतलब ये प्रैक्टिकल इश्यूज़ है भाई। इस प्रैक्टिकल इश्यूज़ पेपर के साथ लीक। कभी कुछ इसका कोई खामियाजा ही नहीं। आपने तो हाथ ऊपर कर दिया फिर से एग्ज़ाम लेंगे। 2 साल हो गए। 2025 में नोटिफ़िकेशन निकाला था। 2026 में परीक्षा रद्द की है आपने। जून में निकाला था नोटिफ़िकेशन 2025 का। 2026 की आप कब आ गए? अगस्त एंड ऑलमोस्ट। नई एग्ज़ाम की डेट कब होगी? अब ये एग्ज़ाम होते-होते फिर इंटरव्यू होते-होते 27 नहीं। खत्म अब होगा। प्रॉब्लम ये है कि अब नई एग्ज़ाम में जो इस बीच में जो लड़के फार्मा निकल के आ गए वो भी अप्लाई करेंगे। हुँ,
उनको कैसे रोकोगे आप? हाँ करेंगे। कंपटीशन बढ़ गया, मतलब बेसिकली you have already lost 60% of your chances being selected. 60% आपने अपना सिलेक्शन होने का चांस गवा दिया है। ये न्याय नहीं, ये बिल्कुल न्याय नहीं। देखिए पेपर लीक में न्याय नामुमकिन है, मैं सीधा कहूं, पेपर लीक हाँ ऐसा बिल्कुल, गुनाह है जिसमें न्याय नामुमकिन है। न्याय है, न्याय आप है। पेपर आप लीक ही जिनको, अरे आप मेंटल पकड़ के ट्रॉमा है। किसी को जेल में भी डालोगे, उससे इस बच्चे का भविष्य सुधर जाता है क्या? वही बात है, वो वक्त गया हुआ वक्त कभी भी रिवर्स गियर में नहीं चलता। मेंटल ट्रॉमा, आप एक मैं एग्जांपल कहता हूं, कल सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत और बागची इन लोगों ने एक खानापूर्ति की, क्या बंगाल में दोबारा चुनाव करवा दें? वो बिल्कुल नहीं करवाने के लक्षण थे, क्योंकि बंगाल में चुनाव में बेईमानी अब सबूतों के साथ सामने आ चुकी है कि बेईमानी बिल्कुल। हुई। वोट ठीक है, आप जब चुनाव दोबारा नहीं करवा सकते हो, दम है तो चुनाव करवाओ, तो पेपर लीक करवा के, अगर अगर एग्जाम में बेईमानी है तो एग्जाम दोबारा करवा रहे हो ना, वो ट्रॉमा बच्चे झेल रहे हैं ना। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी काहे को नहीं झेलेंगे? दोबारा कराओ चुनाव में बेईमानी पकड़ी गई तो एग्जाम में बेईमानी पकड़ी जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं, जाएं अपना पास हो फेल अरे हो मरें आशीष जिए, जी, क्या मतलब है? जिन 27 लाख मतदाताओं को इन्होंने डिफॉल्टर की लिस्ट में रखा, वंचित किया, उसमें से अभी भी 91% लोग एलिजिबल है, और उस 91% का आंकड़ा 27 लाख में से नहीं है। 38 लाख से है वो, 38 लाख टोटल से। हाँ, 38 लाख। हाँ, हाँ। बताइए आप, तो 91% कितना होता है? क्या वो क्या अधिकार नहीं है उनको मतदान का? उस मतदान का अधिकार खाने वाला, उनका उस मतदान के अधिकार से वंचित रखने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया? जब संविधान के ऊपर है क्या चुनाव आयोग? संविधान के ऊपर है जुडिशियरी। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों उसमें उस गुनाह में बराबर के भागीदार हैं, पार्टनर इन क्राइम है, बिल्कुल पार्टनर इन क्राइम है। क्योंकि जॉय माल्या बागची ने कहा था कि अगली बार वोट दे देना। अगली बार क्यों दे देना? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि कह दो कि अगली बार दे देना? ये संविधान में लिखा है कि जज चाहे तो किसी कह देगा अगली बार वोट दे देना, इस बार नहीं। चलिए खैर, हम विषयांतर नहीं होंगे। देश पे बहुत कर्जा हो गया, इसलिए बख्शी साहब अपनी तनख्वाह छोड़ देंगे क्या? हाँ, तो छोड़ देंगे तनख्वाह? लाइए जरा, अभी तो मुख्य खबर ही बची है, लाइए जरा फटाफट बाइट सुनवाइए। ये देखिए, हाँ, पिछले 11 दिनों में 28 से ज्यादा भर्ती एग्जाम देश भर में रद्द हुए हैं। 11 दिन में 28। आगे चलिए जरा सुनवाइए रोहित पवार को और देश पांडे को, फटाफट भैया। बात कर रहे हैं, ये जो लीक पेपर हो रहे हैं उसके खिलाफ वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। एमपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है महाराष्ट्र की, जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्स जो महाराष्ट्र के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनके वो लेते हैं, ताकि आगे जाके ये बच्चे अधिकारी बने और महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करें। 1997 में जब भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब पहली बार एमपीएससी का पेपर वहां पे लीक हुआ था। तब उस टाइम के जो अध्यक्ष थे करने उनको जेल में डाला था, कार्रवाई हुई थी। 30 साल बाद अभी वापस एक बार एमपीएससी का पेपर वहां पे लीक हुआ है। ये ऑफलाइन परीक्षा ली जाती है, कभी पेपर लीक नहीं होता। हमको जो पता चला है, कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व है, कुछ लोग इन्वॉल्व है, एजेंट्स इन्वॉल्व है। तो हम सब ने मांगनी की थी, एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। शुरुआत में आयोग ने भी और कुछ राजकीय नेताओं ने भी हमारे ऊपर, ये ऋषिकेश गांगड़े है, उनके साथ ये जो बाकी सब विद्यार्थियों के कार्यकर्ते हैं, उनके ऊपर, मीडिया के ऊपर आक्षेप लिया था कि झूठी न्यूज वहां पे आप दे रहे हो। अभी कल रात को सिद्ध हुआ कि ये जो एफडीए का एग्जाम जो कुछ महीने पहले हुई थी महाराष्ट्र में, उसका पेपर या क्वेश्चंस वहां पे लीक हुए, ये प्रूफ हुआ। और एमपीएससी ने एक ट्वीट करके वहां पे ये परीक्षा हम रद्द कर रहे हैं ऐसे बोला। लेकिन हम सबकी मांग है, इस महीने के एंड तक अध्यक्ष और सेक्रेटरी एमपीएससी के वहां पे नैतिक जवाबदारी स्वीकारते वक्त उनके पद का राजीनामा उन्होंने देना चाहिए।
और नया एक अधिकारी जिसका बैकग्राउंड स्वच्छ है, क्लीन है, उस व्यक्ति को अध्यक्ष वहां पे बनाया जाए, क्योंकि इस एमपीएससी के माध्यम से और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्स आने के टाइम में वहां पे जाने वाले हैं। एक पेपर फूटा तो उसके भी पेपर फूट सकते हैं, ऐसी डर हम सबको वहां पे लग रहा है। ये आयोग का कहना है कि इसकी प्रक्रिया पूरी होती बावजूद इसके पेपर लीक हो जाते हैं, तो आपको लगता है एक बड़ा सरगना है जो या फिर पूरा माफिया है जिसके पीछे काम? इसमें डेफिनेटली माफिया है, एजेंट्स है। एक एक पेपर 40 लाख को वहां पे बेचा गया और उस एजेंट को सपोर्ट कुछ अधिकारी लोगों का भी है। और ये आयोग के जो अध्यक्ष है, उनकी जो प्रतिमा है वो बहुत अच्छी नहीं है। आरटीओ के कमिश्नर जब वो थे, उनके ऊपर बहुत अलग अलग लेवल के भ्रष्टाचार के एलिगेशन भी वहां पे हुए थे। ऐसी एक व्यक्ति सिर्फ महाराष्ट्र के एक प्रमुख भाजपा के नेता, उनके वो मित्र होने के कारण उनको अगर एमपीएससी पे बिठाया जाता है और एमपीएससी के माध्यम से करीबन 30 से 35 लाख विद्यार्थियों का भविष्य वहां पे निर्भर है, वहां पे सिर्फ दोस्त को बिठाने के लिए बिठाते हैं। और उसके बाद एक तो एक्साइज का इंटरनल पेपर का मार्किंग पैटर्न लीक हुआ और अभी ये एफडीए का जो महत्वपूर्ण पेपर है वो लीक हुआ, तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है। उनको वहां पे घर भेजो और वहां पे नया एक अच्छा अध्यक्ष दे दो, ऐसे हमको सरकार को मांग कर रही है। सोचिए बस, अब यही बाइट चलाना है, इसी में सब कुछ खुल गया। ये ये करप्ट आदमी दोस्ती, भाजपा का नेता, कोई टॉप नेता है उससे दोस्ती में, जो आरटीओ में जिसपे करप्शन का आरोप लगा भाव है, ये चल रहा है। आरटीओ से तो बड़ा करप्ट डिपार्टमेंट कोई है नहीं आशीष। वो डिपार्टमेंट ठेके पे चलता है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आरटीओ को बहुत मतलब संयोग से जितने भी आरटीओ अधिकारी है मेरे व्यक्तिगत मित्र है, लेकिन वो डिपार्टमेंट ठेके पे चलता है। रिटायर्ड 2 अधिकारी है, 2 में कंपटीशन होती है कि कौन नया मंत्री बनते से ही उसको जाके कहते हैं कि ये 100 करोड़ रुपए ले लीजिए, डिपार्टमेंट ठेका दे दीजिए। एडवांस में करप्शन है। फिर उसके बाद मंत्री जिससे एक्सेप्ट करेगा फिर वो चलाता है सर पूरा डिपार्टमेंट। जितने भी चेक पोस्ट है आरटीओ में, चेक पोस्ट यानी स्टेट के बाहर जाने वाला रास्ता, चाहे मध्य प्रदेश बॉर्डर, अच्छा महाराष्ट्र क्या बीच में होने की वजह से सारी बॉर्डर लगी हुई है। तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, गोवा भी है, फिर आप इधर आओ तो मध्य प्रदेश है, ओडिशा है। इन तमाम बॉर्डर्स पे करोड़ों रुपए की पोस्टिंग है। आरटीओ में लोग प्रमोशन नहीं लेते, प्रमोशन रुकवाने का पैसा देते हैं, ये इंस्पेक्टर ही रहने दो। जरा ऑफिसर मैं आपको जो जो राहुल, इस पूरी खबर का जो राहुल इम्पैक्ट है जिस पे हम कार्यक्रम कर रहे थे, ये पूरा तो इतना, इसलिए कार्यक्रम लंबा हो जाता है, इतना पूरा उसकी पृष्ठभूमि थी। अब नहीं लाइए नहीं जरा हेडलाइन लाइए अगली। प्रॉब्लम है कि जब आप करप्शन की बात करते हो तो इतनी चीजें पता होती है तो लगता है कि क्या करूं रख के, शेयर ही कर दूं। लाओ हेडलाइन लाओ भैया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को एकजुट रखने में क्यों जुटी बीजेपी, क्या राहुल के छात्रों की गूंज का असर? इसमें कुछ कंक्रीट बातें हैं जो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ने छापी हैं। खबर के भीतर चलिए। फडणवीस ने सोमवार को महायुति समन्वय समिति की बैठक बुलाई। ये वही फडणवीस हैं जो अपने पार्टनर्स को धक्का मारता है, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार समेत तीनों दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रिपोर्ट है कि गठबंधन में किए गए वादों को निभाने का भरोसा दिया गया, बेहतर समन्वय की बात हुई, युवाओं और जेनजी में बढ़ती नाराजगी से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। महायुति में यह पहल तब हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन मिला। राहुल गांधी द्वारा मुद्दे उठाए जाने के बाद जिस तरह से बीजेपी नेता उन पर टूट पड़े, उसको बीजेपी पर राहुल गांधी के असर के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद बीजेपी ने राज्य में बदलते राजनीतिक माहौल और युवाओं के बीच बढ़ रही नाराजगी को गंभीरता से लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने कहा, इस वजह से बीजेपी ने युवा पीढ़ी के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान दिया है। चेंज करते जाइए तुरंत तुरंत।
राहुल के असर से जोड़कर इस बैठक को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हुई हैं। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि महायुति की समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से होंगी। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से सरकार के प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों पर चर्चा की जाएगी। चुनाव के बाद किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में मिलकर काम किया जाएगा। अब तक यह समिति मुख्य रूप से चुनाव में सीटों के बंटवारे जैसे मुद्दों तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार इसका दायरा बढ़ाकर सरकार के कामकाज और गठबंधन के अंदर बेहतर तालमेल तक कर दिया गया है। राजस्व मंत्री और समन्वय समिति के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि तीनों दलों ने तय किया है कि अब कोई भी नेता या मंत्री सार्वजनिक रूप से अपने सहयोगी दल की आलोचना नहीं करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब एक दूसरे को गाली दे रहे थे। उन्होंने कहा गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी दलों को आपसी मतभेद सार्वजनिक मंच पर लाने से बचना होगा। चेंज करिए। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में यह भी फैसला हुआ कि राज्य के 171 निगमों और बोर्डों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियां अगले 1 महीने के भीतर पूरी की जाएंगी। इन नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से गठबंधन में असंतोष था। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद यह मामला टाल दिया गया था क्योंकि सरकार को आशंका थी जिन नेताओं को पद नहीं मिलेगा नाराज हो सकते हैं। चेंज करिए। अब तय किया गया है कि तीनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनकी राजनीतिक ताकत के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इन नियुक्तियों में बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, जबकि शिवसेना एनसीपी को 30 और 20% हिस्सेदारी मिलेगी। महायुति ने यह भी तय किया कि पंचायत से लेकर नगर निकायों तक के सभी स्थानीय चुनाव तीनों दल मिलकर साथ लड़ेंगे, जबकि इसके पहले सब अलग अलग टूट फूट हुई थी। इस फैसले को विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच गठबंधन की मजबूती दिखाने की कोशिश माना जा रहा है। चेंज। शिवसेना के एक मंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस से नाम न छापने की शर्त पर कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी काफी आत्मविश्वास में थी और 29 का चुनाव अकेले लड़ने की बात भी कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता और युवाओं के बीच नए राजनीतिक माहौल को देखकर बीजेपी को एहसास हुआ है कि सहयोगियों को साथ लेकर चलना जरूरी है। उनके मुताबिक गठबंधन में सभी दलों की भूमिका को स्वीकार करना समय की मांग है। अब इसी मौके पे देखिए, जब कमजोरी आती है तो अटैक करते हैं वायरस। अब ये वायरस मैं एनसीपी नहीं कह रहा हूं। बैठक में एनसीपी ने सरकार में अपनी भूमिका बढ़ाने की मांग भी दोहराई। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि दिवंगत अजीत पवार के निधन के बाद वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, जबकि यह विभाग पहले एनसीपी के पास था। रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन धर्म के तहत वित्त विभाग फिर से एनसीपी को मिलना चाहिए, यह भी हो गया। विकास निधि के वितरण को भी लेकर सहमति बनी। मतलब 24 से जो कुछ नहीं हुआ था, अब इसको साइड में चलने दीजिए भाऊ, जो कुछ भी नहीं हुआ था 24 से सब पहली बार हुआ है। यही नहीं और आशीष, बिना दिल्ली के इशारे के हुआ नहीं होगा। मैंने क्या कहा, राजनीति में जितना दूषीकरण, जितना राजनीति में गंदगी देवेंद्र फडणवीस लाए महाराष्ट्र के, वो कोई नहीं। मैं कई चीजें ऐसी है जहां दिल्ली ने कहा भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड होता है, जो इंडस्ट्रीज को देता है, बिल्डर्स, रियल एस्टेट को भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ता है। वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक मंत्रालय के पास है जहां शिवसेना का मंत्री है। ठीक है। पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, जो बोर्ड पे जो मेंबर सेक्रेटरी और जो बाकी बैठाए हैं, वो देवेंद्र फडणवीस के अधिकारी है। वो मंत्री को पूछते ही एब्सोल्युटली, उसके लिए सिर्फ देवेंद्र फडणवीस सब कुछ है। तो इनडायरेक्टली वो मंत्रालय किसके पास है? बीजेपी के पास। तो शिवसेना क्या करेगी? ऐसे जो कुत्सित काम है वो देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं, उससे बहुत नाराजगी है। आए दिन लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। जो पालक मंत्री है जिले का, वो जिला ऐसा कंट्रोल करके रखता है कि वहां बाकी पार्टियों के काम नहीं होते। अब गढ़चिरौली का भाग देखिए। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा। वो आदिवासी डेवलपमेंट के लिए नहीं, कि पिछड़ा जिला है, सिर्फ माइनिंग की वजह से तुरंत एकनाथ शिंदे आग बबूला हो गए कि सारा पैसा उधर से गढ़चिरौली से दबा के पैसा सबको मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। उनका एक मंत्री वहां पे को पालक मंत्री बना। ये पहली बार हुआ, एक छोटे से जिले में 2 पालक मंत्री, को पालक मंत्री बना। अजीत पवार ने अपने टूर बढ़ा दिए वहां पे एज वित्त मंत्री। एकाएक प्रेम आने लगा उनको कि भाई हम भी है, इन दोनों को ही दोगे तो हमारा क्या।
ये थोड़ी है। जो पालक मंत्री जिस जिले का है, वो सपोज बीजेपी के पास पालक मंत्री है, तो वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टीम का कोई काम नहीं करता। जहां शिवसेना का पालक मंत्री है एकनाथ शिंदे का, वो बीजेपी को तकलीफ देना शुरू करता है, क्योंकि इनके मतभेद ही नहीं, मनभेद भी है। ये सिर्फ सत्ता का उपभोग लेने के लिए इकट्ठा आई हुई टीम है, जिसमें कोई तालमेल नहीं है। सिर्फ ईडी सीबीआई का डर और सत्ता का मक्खन खाने की इच्छा, इस वजह से तीनों इकट्ठा है। समन्वय समिति ठीक है, अपनी जगह पे सब ठीक है। बावनकुळे अध्यक्ष बन गए, बावनकुळे ने कहा कि सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन मैं कल से आपको फिर स्टेटमेंट देना शुरू कर दूंगा, दिखाना शुरू कर दूंगा कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, कैसे एक दूसरे को चुनाव हारते हैं। ये नौबत ही आई क्या क्या इसीलिए क्योंकि क्या दिल्ली डरा। बावनकुळे लोगों को कहता है कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, सार्वजनिक नहीं। सातारा में क्या हुआ? सातारा में एकनाथ शिंदे के पास मेजोरिटी होते हुए भी जिला परिषद नहीं बना पाए। हम्म, उनके मंत्री को, उनके सांसद को पुलिस ने मारा जिला परिषद के चुनाव में। पुराना केस, कई 10 साल पुराना केस निकाल के मेंबर्स को अरेस्ट किया, वोटिंग करने नहीं दिया, और बीजेपी ने वहां पे अपनी बॉडी बनाई। उसके बाद क्या हुआ? उस पुलिस अधीक्षक के पे क्या मतलब, विधानसभा में उनने कहा, प्रोटेक्शन मांगा विधानसभा अध्यक्ष से, उप मुख्यमंत्री ने, कि एसपी ने मेरे मंत्री को मारा, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। विधान परिषद में जो उपाध्यक्ष थी वो शिवसेना की थी, एकनाथ शिंदे की। उसने उस अधिकारी के टर्मिनेशन के लिए प्रस्ताव दिया। फिर मुख्यमंत्री ने उसको वीटो लगाया और कहा कि मैं देखता हूं, और उसका सांगली में ट्रांसफर किया, उससे अच्छे जिले में। और बावनकुळे को पहले अपने बीजेपी ने अपने गरेबान में झांकना चाहिए। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गुट को बोलने के पहले बीजेपी कितनी गंदगी कर रही है, कभी बीजेपी ने देखा? कभी आपने देखा कि आपकी सरकार है और आप ही की सरकार में आपका कैबिनेट मंत्री मार खा रहा है? आप ही का सांसद को घसीटते हुए सीढ़ियों से पुलिस उठा के ले रही है जानवरों जैसा। किस बात का समन्वय? भाजपा ने तय कर लिया था कि अगला चुनाव वो अकेले लड़ेंगे और अपने बलबूते पे आएंगे, उनको कोई साथ में नहीं चाहिए महाराष्ट्र में। पूरा महाराष्ट्र अकेला जीतना है उनको। हम्म, मैं बार बार कह रहा था कि एकनाथ शिंदे ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड सत्ता में आने का। हम्म, अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने यह समझ लिया, और एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत भी बढ़ाना शुरू कर दी और अपने संगठन पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि तुम हमको अलग भी करो तो हम तुमको डैमेज तो करेंगे, फिर अकेले नहीं आने देंगे। वहां अजित पवार के दुर्दैवी मृत्यु के कारण, नहीं तो अजित पवार ने, ये दोनों एनसीपी एक करके अजित पवार एक नई ताकत बनने के फिराक में थे। हम्म, अब वो अजित पवार की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं। बड़ा बड़ा अजीब है ये। लेकिन धन्यवाद ये देता हूं मैं, फिर अभी कोई राहुल गांधी को हम महिमा मंडित नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट ने राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल गांधी हाँ, के एक नागपुर के कार्यक्रम के चलते बीजेपी औकात में आ गई। हाँ, देवेंद्र फडणवीस को समझ में आ गया, जो अपने आप को पेशवा समझ रहे थे महाराष्ट्र का, उन्हें समझ में आ गया कि ये पेशवा ही नहीं है, ये लोकतंत्र है। कुल मिला के ये डर अच्छा है। इस डर से कम दोस्तों के सामने भी घुटनों पर नजर आ रहे हैं भाजपाई। इजाजत दीजिए हमें, हम अगले कार्यक्रम में आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।